पुरुषोत्तम रूपाला साहब। राम राम साहब, હું આપનો આભારી છું સાહેબ કે ખેડૂતોનો ખૂબ અગત્યની સમસ્યા ડ્રોમાં નહોતી આવતી, એ આપે મહેરબાની કરીને એ ઉઠાવવાની મને તક આપી, એ માટે હું આપનો આભારી છું સાહેબ। આ ચોમાહાનું કંઈ ઠેકાણું નથી, વરસાદ બંધ જ નથી થતો। આ સિઝન સાહેબ એક પહેલી વહેલી એવી સિઝન આવી છે કે એક વર્ષમાં 2 વખત ખેડૂતોને વરસાદની કમોસમી વરસાદનો માર પડ્યો। 0 વર્ષમાં તો સાહેબ એમાં એક જ સિઝનમાં ખેડૂતો સાહેબ 2 વખત મુશ્કેલીમાં મુકાણા। ચોમાસામાં ખૂબ પૂર આવ્યું, એ પૂરમાંથી બચ્યા જેમ તેમ કરીને, પણ પૂરને કારણે સાહેબ વરસાદ સારો હતો એટલે શિયાળુ પાકમાં ખેડૂતોએ મહેનત કરી। તો 2 દી પહેલાં વરસાદ પડ્યો અને સાહેબ ઘઉં પલળી ગયા, ચણા પલળી ગયા, અને પવન એટલો જોરથી આવ્યો કે બધા આંબાનો મોર ખરી ગયો, કેરી નહીં મળે કેસર સાહેબ, એવડી મોટી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે। એટલે કમોસમી વરસાદને કારણે સૌરાષ્ટ્રના અને ગુજરાતના ખેડૂતોને થયેલી નુકસાનીનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આપની મારફતે આપ રાજ્યના કેન્દ્રના કૃષિ મંત્રીશ્રીને કહી રાજ્ય સરકાર સાથે પરામર્શ કરી અને એક જ વર્ષમાં બેવડો માર ઝીલતા ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે આ સદનના માધ્યમથી આપને વિનંતી। આભાર સાહેબ। श्री अमर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ का एरिया है ऑपरेशन का। पाकिस्तान से इतने ड्रोन आते हैं ड्रग्स और वेपन्स लेके। पंजाब की आज लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है कि लोग डर रहे हैं। एक्सटॉर्शन कॉल्स, गैंगस्टर, बिजनेसमैन। पंजाबी में बोलो ना। हाँ जी, पंजाबी में बोलो। हाँ पंजाब, हाँ सॉरी, पंजाबी च बोलना सर, शुरू तो भी बोलना सर। हाँ हाँ शुरू। आज ऐसा बेटो, एक मिनट अमर सिंह जी, आज प्रयास ये करो जैसे पुरुषोत्तम रूपाल जाने की 22 लैंग्वेज के अंदर सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलो आज, ताकि आप अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्ट हो जाओगे। हाँ शुरू करेंगे सबका। बोलिए। तो जो 22 लैंग्वेज में होगी ना, समझदार है वे। भोजपुरी उनके बोलने से क्या। स्पीकर साहब, 22 लैंग्वेज को समझ लो, नहीं तो ज्ञान इनसे प्राप्त कर लो। सर स्पीकर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। मैं पंजाबी च बोलण दी तुसीं मैनूं परमिशन दित्ती आ। सर पंजाब बॉर्डर स्टेट है, 50 किलोमीटर ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 550 किलोमीटर टोटल ਬਾਰਡਰ है पाकिस्तान ਨਾਲ। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ ਦਾ कंट्रोल है ਜਿਹੜਾ केंद्र सरकार च आ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की हालत पंजाब च इस वेले इन्नी खराब है कि गैंगस्टर एक्सटॉर्शन इन्ना ज़्यादा चल रहा कि चाहे कोई टाउन, कोई शहर नहीं बचे जिथे एक्सटॉर्शन दियां कॉल्स नहीं आउंदियां ने। बिजनेसमैनां दा मर्डर हो चुक्या, सिंगर्स दा हो चुक्या, कबड्डी प्लेयर्स दा हो चुक्या, ईवन पुलिसमैन दा हो चुक्या। सब लोग डरे हुए आ। लॉ एंड ऑर्डर ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰਤੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੋ, नहीं जड़ा दिंदा ओदा मर्डर कर दिंदे आ। बहुत बुरी हालत है। मैं केंद्र सरकार नूं कहना कि दोवें सरकारां मिल के पंजाब शांति बहाल की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय सदस्य 2 मिनट में अपनी बात कह दें। अभी 1 मिनट नहीं दे रहा, 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट होते ही माइक
ऑटोमेशन बंद हो जाएगा। 2 मिनट। श्री चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान उचित दर विक्रेताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे उचित दर विक्रेता देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह व्यवस्था बहुत व्यापक है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मिलने वाले लाभांश में विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति देखें तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। बिहार में अगर 2025 में लाभांश 211 रुपए 40 पैसे बढ़ाकर 258 रुपए 40 पैसे प्रति क्विंटल किया गया। सितंबर में महाराष्ट्र में 150 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए किया गया। इसी प्रकार गुजरात, केरल में भी अधिक जो है मिलता है मान्यवर। लेकिन इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में आज भी उचित दर विक्रेताओं को मात्र 90 पैसे प्रति किलोग्राम लाभांश मिलता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जबकि वास्तविकता में यह है कि लगातार बढ़ती महंगाई, परिवहन खर्च, बिजली, श्रम और डिजिटल व्यवस्थाओं के संचालन के कारण दुकानों का चलाना कठिन हो गया है। इसलिए आज ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब अन्य राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश लगातार बढ़ाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मेरी सरकार से आग्रह अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में उचित विक्रेताओं का लाभांश 90 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाए और अन्य राज्यों की तरह निश्चित मान्यता की व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाए। इससे न केवल उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अधिक मजबूत होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जय भीम, जय भारत। सप्तगिरी उल्का। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपण ओडिया रे कहवा सुजोग देले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। गोटे गाँव अच्छी सर ढेंगा जानीगुड़ा जो कि मुजाक पंचायत दसपतपुर ब्लॉक रे अनुस्थित अच्छी। नालकोर जो प्लांट अच्छी धामुंजड़ी ता पाखे जो रेड मड पॉन्ड अच्छी फ्लाई ऐश रो जो से जगह गुड़ा अच्छी ता साइड रे गाँटा प्रदूषण पाई ए गाँव रो बहुत असुविधा अच्छी। लोक मैंने मुझे से गाँव को मझे गोटे झील से देखी पार ना किसी जो स्किन डिजीज गुड़ाक हो ओरल कैंसर हो जो लाइफ स्टॉक रो डैमेज हो जो चाषी मैंने अच्छा बहुत हैरान अच्छा एंड ए पॉल्यूशन बहुत असुविधा अच्छी। चंपापदरा गोटे गाँव थिला जोटा कि से गाँव रु आहरी 2 किलोमीटर दूर ताकू विस्थापित करा जायछि। मात्र ढेंगा जानीगुड़ा रे आज पर्यंत विस्थापित हैनी। एटा बहुत बड़ समस्या, गोटे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ए लोक मैंने हैरान रही। जो गाँव वाला अच्छा गोटे डिमांड थिला कि जिते गाँव वाला अच्छा विस्थापित डीपी स्टेटस दि जाओ, गोटे परिवार को गोटे चाकरी दि जाओ से गाँव वाला को रिलोकेशन भी करा दरकार कि आगे डिस्प्लेस कॉन्ट्री। सर शेष में मुझे कहवाक चाहूँगी ए अन्याय जो नालको कर धामनजड़ी रे मान्यवर मंत्री माइंस ताको देखिए ना तुरंत पदक्षेप नेबे। वी कैनॉट बी द कोलेटरल डैमेज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन सर। थैंक यू सो मच। श्री संजय देशमुख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के कुछ अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों को आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 361C पर भांडेगांव तालुका दारवा में स्थापित टोल नाके का विषय उठाना चाहता हूं। इस मार्ग पर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर खेरड़ा बुजुर्ग में एक अन्य टोल नाका पहले से ही संचालित है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण एवं वसूली नियम 2008 के अनुसार 2 टोल नाकों के बीच में न्यूनतम दूरी निर्धारित है, लेकिन यहाँ नियमों का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। इस टोल नाके के कारण स्थानीय नागरिकों को, किसानों को, व्यापारियों को और रोजाना आवागमन करने वाले आम लोगों को अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दारवा शहर में रोज काम के लिए जाने आने वाले प्रतिदिन टोल देना पड़ रहा है, जिसकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। केवल आर्थिक मुद्दा ही नहीं है बल्कि जनभावनाओं से जुड़ा विषय बन चुका है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में तत्काल जांच करवाई जाए और यदि टोल नाका नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। मराठी हो ना? हो, मराठी में बोलो ना। उनको मराठी हिंदी अध्यक्ष महोदय, यवतमाल जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मेरे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रेलवे और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, विशेष रूप से SMS कंपनी द्वारा। लेकिन यह अत्यंत चिंता का विषय है कि कोई वाहन चालक नशे के हालत में रात में समय गाड़ी चलाते हैं और ओवरलोडिंग भी करते हैं
ऐसा ही लापरवाही के कारण लगातार दुर्घटना हो रही है। मैं स्वयं इस स्थिति का शिकार हो चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मेरा भी एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे सहयोगी के साथ मैं बाल बाल बचा हूं। ये स्थिति अत्यंत भयावह है और यदि समय रहते कड़क कदम नहीं उठाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार से मांग करता हूं कि नशे में वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ओवरलोडिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाई जाए। इतना ही मैं अध्यक्ष कहना चाहता हूं। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ या भागामध्ये रेल्वे, MTNL आणि संरक्षण खात्याच्या हजारो एकर जमीन अतिक्रमित झालेल्या आहेत। 50-60 वर्षापासून लोक त्या ठिकाणी राहत आहेत। राज्य सरकारने या जमिनी विकसित करण्याकरता केंद्र सरकारकडे 3 पर्याय दिलेले आहेत। यातला एक पर्याय आहे 25% रेडी रेकनरनुसार जो काही जमिनीचा दर आहे तो राज्य सरकार सरकारला देईल, केंद्र सरकारला देईल। उरलेला जो काही 75% SRAच्या नियमानुसार जमिनीचा विकास राज्य सरकार करेल आणि विकसित भाग 25% हिस्सा पुन्हा केंद्र सरकारला देईल। जर त्या जमिनीवरती विकास शक्य नसेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 75% जमिनीची किंमत द्यावी। त्या ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांचा विकास राज्य सरकार दुसऱ्या ठिकाणी करेल किंवा रेल विकास प्राधिकरण सारख्या केंद्र सरकारच्या ज्या काही संस्था आहेत त्याच्या मार्फत जर आपण विकास केला तर राज्य सरकार पूर्णपणे त्याला मदत करेल। परंतु केंद्र सरकार त्याला पॉझिटिव्ह रिप्लाय जास्त प्रमाणात देत नाहीये। जमिनी केंद्र सरकारला विकसित करायच्या आहेत परंतु त्या ठिकाणी राहणाऱ्या माणसाला भकास करून त्या जमिनीचा विकास शक्य नाहीये। याकरता केंद्र सरकारने राज्य सरकारबरोबर एकत्रितरित्या मीटिंग करून त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा न्याय द्यायला पाहिजे, कारण त्यांच्या शाळा त्याचबरोबर रोजगाराची साधनं त्याच ठिकाणी आहेत। त्यामुळे सरकारने विकास करावा, त्याचबरोबर गरीब लोकांचा पुनर्विकास करावा ही मागणी आणि या प्रश्नाकडे मी या सदनामध्ये लक्ष घालत आहे। केंद्र सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा। 2,15,000 झोपड्या त्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे सरकारचाही फायदा होणार आहे। केंद्र सरकारला सुद्धा जी अतिक्रमित जागा आहे ती पुन्हा त्यांच्या ताब्यात मिळणार आहे आणि त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे विकास करता येणार आहे। धन्यवाद। श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद राजस्थान सहित संपूर्ण देश के लोगों ने सहारा ग्रुप की निवेश योजनाओं में किया था, पर उन निवेश योजनाओं का लाभ निवेशकों को प्राप्त नहीं हो पाया है और ना ही उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे लौटाए गए हैं। इन योजनाओं में अधिकतर निवेश मध्यम वर्गीय लोग हैं और उनकी इनकम भी बहुत कम है और उनके द्वारा अपने जीवन भर की पूंजी सहारा ग्रुप में निवेश कर रखी है। यदि इन कम आय वाले निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया जाता है तो इनके सामने जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इनका जितनी जल्दी उनको पैसा मिले और उनको शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश निंबालकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सोलापूर, धाराशिव आणि बुलढाणा ह्या तिन्ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या एका रेल्वे मार्गाचा विषय, या विषयाकडे आपल्या माध्यमातून मी सन्माननीय रेल्वे मंत्री महोदयाचं लक्ष वेधू इच्छितो। सभापती महोदय, पंढरपूरला विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे आणि शेगावला संत गजानन महाराजांचं त्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र आहे। अध्यक्ष महोदय, या दोन्ही ठिकाणी लाखो करोडो भाविक त्या ठिकाणी जातात आणि पंढरपूर शेगाव हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी व्हावा ही तिन्ही जिल्ह्यातील लोकांची इच्छा आहे आणि महाराष्ट्रातील तमाम भाविक मला वाटतं या रेल्वे मार्गाचा उपयोग करतील, कारण खूप मोठ्या प्रमाणात भाविकांची त्या ठिकाणी गर्दी होते दोन्ही ठिकाणी। त्याचबरोबर भूमपरांडा तालुक्यातील लोकांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे। रेल्वे संघर्ष समितीच्या रूपाने अनेक वर्ष हा रेल्वे मार्ग व्हावा अशी तेथील नागरिकांची मागणी आहे। माझी विनंती आहे की केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी ह्या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी निधीची तरतूद करावी आणि सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या ठिकाणी शेगाव पंढरपूर हा रेल्वे मार्ग त्या ठिकाणी पूर्ण करावा ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री रामवीर सिंह बिदोड़ी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली देहात की समस्याओं के बारे में दिलाना चाहता हूं। जिन किसानों की जमीन सरकार के द्वारा एक्वायर की जाती है, डीडी उनको जल्दी से जल्दी ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दे, गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाए, किसानों की जो जमीन एक्वायर की जाती है 2008 में सर्कल रेट तय किया गया 53 लाख रुपया एकड़। किसानों की जमीन यदि एक्वायर की जाए तो उस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया एकड़ किया जाए। लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो, जीडीए पॉलिसी लागू हो, किसान को उसकी जमीन का अच्छा प्राइस मिलेगा और दिल्ली जो है वो प्लान्ड वे में विकसित हो सकेगी। लैंडलेस को जो प्लॉट्स दिए गए हैं उनको भी मालिकाना अधिकार दिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों की जमीन पर लगभग 69 अनऑथराइज कॉलोनीज बसी हुई है, उनको नियमित किया जाए। इन कॉलोनियों का नाम है जैसे सैनिक फार्म, छतरपुर एक्सटेंशन। इनको नियमित करके इनमें नागरिक सुविधाएं दी जाए, इनका लेआउट प्लान तैयार करवाया जाए जिससे कि ये लोग अपना घर जो है नक्शा पास करवा के बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक बना सके। यह मैं दिल्ली के लगभग 6 लाख लोगों की ओर से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से अंत में ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये सभी जो हमारी मांगे हैं काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये मामला आपकी उपस्थिति में मुझे इस सदन में उठाने का जो अवसर मिला है, हमारी सरकार ने दिल्ली के देहात के साथ, किसानों के साथ अनेक मामलों में न्याय किया है, इंसाफ किया है। गांवों के विकास के लिए बड़ी धनराशि दिल्ली की सरकार ने उपलब्ध कराई है। कुछ हमारी मांगे जो पेंडिंग हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन मांगों को भी सरकार जल्दी से जल्दी इनको स्वीकार करे, इनको मान ले, जिससे कि दिल्ली देहात के लोगों के साथ न्याय हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत लालजी वर्मा। आज प्रदेश में जो मनरेगा कर्मी हैं, जिसमें ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं, जिनकी समस्या है कि उनको जुलाई 25 मानदेय नहीं मिला, जबकि इन्होंने बड़े पैमाने पर अपने मनरेगा कर्मियों के का जो कार्य दायित्व है उसके साथ साथ SIR जैसे कार्य, क्रॉप सर्वे जैसा कार्य भी करने का काम किया है। लेकिन अंबेडकर नगर जिले में विगत जुलाई 25 से इनका मानदेय नहीं मिला है और ना तो इनका EPF की देयता का भी काफ़ी समय से लंबित है, देने का काम किया गया। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उन मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है, लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान कराया जाए, EPF का भुगतान का भी तत्काल निस्तारण हो। साथ ही साथ मानदेय केवल जो ग्राम अधिकारी हैं, जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, उनको केवल 6,000 रुपये मासिक मिलता है। जो दूसरे को रोजगार देता है वो स्वयं पीड़ित है। इसलिए मेरी मांग है कि उनको 6,000 की जगह पर 18,000 रुपये मानदेय देने का काम किया जाए। धन्यवाद। श्री तापिर गांव। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। आज मैं आपके सामने इस सदन को एक दुख भरी पूर्वोत्तर राज्यों का एक दुख भरी कहानी आपका सामने दोहराना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर राज्यों से हमारा स्टूडेंट या कोई भी आता है फर्दर स्टडीज़ के लिए या अपना नौकरी के लिए यहाँ आ जाता है, लेकिन देश भर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमको बहुत दुखी है। आज सरहद में हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के लोग
हर गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, सारा सब मरणोपरांत सबको इस्तेदू से अवार्ड किया गया। लेकिन जिस बेटा का पिताजी बॉर्डर में है और बेटा को चाइनीज बोल के, नेपाली बोल के, मोमो सोसो बोल के देहरादून में हत्या हो जाता है। दिल्ली में अभी फिलहाल मालवीय नगर का आपने देखा होगा। और काल भी कर्नाटका में एक नागालैंड का महिला लड़की का वो सुइसाइड हुआ। सुइसाइड नोट में लिख के गया है कि हमको 2 लड़का ने इतना दिनों से हरासमेंट कर रहा है। ऐसे करके मैं नागालैंड से और आपका अरुणाचल के 3 लड़की का, असम का ज्योति दास को मध्य प्रदेश में, और ये आपका MBA स्टूडेंट एक देहरादून में हत्या हुआ, उसका पिताजी बॉर्डर में है, उसका बेटा को चाइनीज बोल के हत्या हुआ। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं एक मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना चाहता हूँ। नीरव तानिया का हत्या के बाद MP बेस बरुआ कमेटी गठन हुआ। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया पूर्वोत्तर राज्यों के एट्रोसिटी एंड हरासमेंट के खिलाफ, उसको ट्रू एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानून लाया जाए कि एट्रोसिटी एंड हरासमेंट अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड में इसके लिए एक अलग बिल ला जाए। ये मेरा मांग है। श्री यूसुफ पठान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन का बंगाल में बोलोगे कि बंगाल में? सर, गुजराती में भी बोल सकता हूँ, दिल की लैंग्वेज से। मैं इस सदन का ध्यान स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से डॉक्टरों और नर्सों की गंभीर कमी के तथा इसके कारण उन पर पड़ रहे काम के बोझ और तनाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। चिकित्सा से जुड़े लोग लंबे समय तक बहुत तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं और कई बार उन्हें पर्याप्त आराम भी नहीं मिल पाता। डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है और इसका बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर पड़ रहा है। भारत में प्रति 1000 लोग पर केवल 3.6 डॉक्टर, नर्स और दाइयाँ उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए 4.45 के मानक से कम है। साल 2023 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसरों की स्वीकृत पदों में से 22% पद खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 68% पद खाली है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में भी लगभग हर 10 में से 3 डॉक्टर और विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की यह कमी केवल मरीजों की मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। डॉक्टरों पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि 44% डॉक्टर रोजाना या हर सप्ताह भावनात्मक रूप से थकान महसूस करते हैं। डॉक्टर और नर्स हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है, इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत कदम उठाकर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक मानवीय और सहयोगपूर्ण कार्य पर्यावरण तैयार करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपण आज सभागृहामध्ये सांगितलं की सर्वांनी आपल्या भाषेमध्ये भाषावार प्रांताची रचना झाली आणि त्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये मराठी बोललं जातंय आणि त्या मराठीमध्ये आज मला बोलायला सांगितलं त्याबद्दल आणि सर्वांनाच बोलायला सांगितलं त्यांच्या भाषेबद्दल, त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देऊ इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे। या 720 किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱ्यावर मुंबई वसलेली आहे आणि या मुंबईमध्ये जास्त प्रमाणात ड्रग्स हे येत असतं आणि या ड्रग्सचा परिणाम हा नवजवान युवकांवर, तरुणांवर होत चाललेला आहे आणि याच्यामुळे भारतामध्ये दिवसाला ओव्हरडोसेसच्या माध्यमातून 2 लोक मृत्युमुखी होतात आणि म्हणून
यावरती ड्रग्जवरती कठोर कारवाई करणं हे प्रामुख्याने महत्त्वाचं आहे. हा ड्रग येतं कसा तर समुद्र मार्गे किंवा रोड मार्गे, तर याच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये ॲक्शन घेतली पाहिजे आणि याच्या माध्यमातून ॲक्शन घेतल्यामध्ये ड्रग पॅडलर जे आहेत त्यांच्यावरती कठोर जर तुम्ही ॲक्शन घेतली नाही तर ते होणार नाही. यासाठी आपण योग्य ती कारवाई करावी आणि जे नशामुक्त करायचे असेल त्या तरुणांना त्यांना देखील हॉस्पिटलाइज लवकर चांगलं करून त्यांच्यावरती योग्य तो खर्च करावा. माझ्या विभागामध्ये जोगेश्वरी नॉर्थ वेस्टला जोगेश्वरी एरिया, गोरेगाव एरिया आणि पवई एरिया यामध्ये ड्रग मोठ्या प्रमाणात येत आहे, तर त्याच्यावरती देखील ॲक्शन या बाबतीमध्ये मोठ्यात मोठी ॲक्शन घ्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद सर. श्री कैप्टन विरी यातो. देव बरें करूं सभापती. हांव आयज उलोवंक सोदतां आमचें गोंय शार जें देवाचें देणें, जें आमकां देवान शेतां भाटां दोंगर रानां दिल्लीं आसा, एक ब्युटिफूल डेस्टिनेशन, ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, कितले शेकडे जाले. बट आतां सद्या असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की आमी जें टुरिजम प्रमोट करता तो चड फोकस आसा काजिनोचेर आनी गोंया आमकां लास वेगस जाल्लें नाका. कित्याक तरणाटे आसा, यूथ, ते बळी पडटा, दे गेट ट्रॅप्ड इन टू काजिनो कल्चर. त्या खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करतां, कित्याक सद्या आमचे कसले कसले कायदे हाडल्या, 39 हे हाडला आनी कितें आमचे जमनी सगळे विकीत आसा. सो आमच्या लोकांक खुबसो हुस्को जाल्लो आसा. नेक्स्ट म्हळ्यार आमची इश्कॉलां आसा, कॉलेजी आसा, थंय ड्रग पेडलर्स भोंवता. आमच्या वांगडीन डॉक्टर अमरजीत सांगलां की ड्रग पेडलर्स जाता पंजाबान, तशें गोंयांय आमच्या जाता. दीस इज अ डेंजरस थ्रेट मॅनेज टू यूथ आउटसायड स्कूल्स एंड कॉलेजीस. हांव सेंटराक रिक्वेस्ट करतां की ऑडिट करात आनी NCB आसा तांकां एक बरो फोर्स दिवन विथ लोकल पुलीस दीस मॅनेज शूड बी स्टॉप्ड वन्स एंड फॉर ऑल. नाल्यार ह्या सरकाराक काडून उडया. देव बरें करूं मान्य सभापती. श्री दामोदर अग्रवाल. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा की रेल कनेक्टिविटी की सुदृढ़ीकरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं. भीलवाड़ा से मुंबई अत्यंत व्यस्त मार्ग है, बहुत लोग जाते हैं. कोरोना से पहले भी वहाँ डेली गाड़ी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से हफ्ता में 3 दिन चलती है. अतः इसे भी पूर्वानुसार 6 दिन करने की मैं मांग करता हूँ. गाड़ी संख्या 12995, 12996. इसी प्रकार से भीलवाड़ा के एक वैकल्पिक मार्ग के लिए अजमेर से मारवाड़ होकर जाने वाली गाड़ियों में एक गाड़ी को भीलवाड़ा से डाइवर्ट करवाने की भी मैं पुरजोर मांग करता हूँ. भीलवाड़ा से दिल्ली 5 साल पहले भी 2 गाड़ियाँ चलती थी, अभी केवल एक चेतक गाड़ी है जो मीटर गेज के समय की 2 गाड़ी से भी कम है. अतः एक नई ट्रेन के लिए मैं निवेदन करता हूँ. मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अजमेर से कोटा की कनेक्टिविटी के लिए नसीराबाद से जलिंद्री जो नया रूट रेलवे द्वारा प्रस्तावित भी है, पिंक बुक में भी था, उस मार्ग को प्रारंभ किया जाए ताकि वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर और अजमेर से कोटा की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर सके. इसी प्रकार से भीलवाड़ा से कोटा की सीधी कनेक्टिविटी के लिए मांडलगढ़ से भीलवाड़ा एक नए मार्ग की आवश्यकता है. इससे हमारी सीधी कनेक्टिविटी कोटा से होकर कोटा के बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमको सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी. इस प्रकार की पुरजोर गुजारिश आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से करना चाहता हूं. पूर्व में भी ये विषय मैंने रखा है, कृपया संज्ञान लें, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध. गुबाया. स्पीकर साहब कि तुसी ये 0 ओवर ते पंजाब दे एक बड़े अहम मुद्दे ते बोलण दा मौका दिता है. तुसी देखिया कि 2025 दे विच पंजाब दे जो फ्लड आया घटो घट 70 दिन पानी जिहड़ा 15-15 फुट 20-20 फुट 10-10 फुट जिहड़ा लोगों दी फसलों के उपरों दी गुजरदा रहा. पंजाब जिहड़ा 450 किलोमीटर बार्डर एरिया है, जिस दे विचों 200 किलोमीटर मेरी कंस्टीचुएंसी फिरोजपुर है, तो ਲੱਖਾਂ एकड़ रकबा जिहड़ा वो फसल तबाह हो गई, लोगों के मकान डिग गए, पशु मारे गए, जानां चलियां गईयां.
पर सरकार वालों बड़ी दुख की गल है कि इस बजट सैशन दे विच एक बार भी पंजाब के फ्लड के बारे कोई गल नहीं की, कोई दस्या नहीं गया कि असीं कंपनसेशन देना है या नहीं देना है। जिथे स्पीकर साहब 200 किलोमीटर बार्डर एरिया जिहदे विचों एक बड़ी मंदभागी जिहड़ी रोड है फिरोजपुर फाजिलका रोड, कई बार सरकार नूं लिख के दिता कि इहनूं नैशनल हाईवे बना दिता जाए, और डिफेंस रोड है, हर साल 500 तो वध जाना जिहड़ियां वो एक्सीडेंट दे नाल जांदियां, पर सरकार जिहड़ी है वो सुत्ती है। कई बार गडकरी साहब वधिया मैं समझदा काम करते जाल है, पर फिरोजपुर वास्ते बार्डर एरिए वास्ते ये क्यों नहीं किया गया। इस तरह फिरोजपुर का जो मालवा एरिया है, स्पीकर साहब असीं जीरो लैन ते गोलियां भी खांदे हैं ते टाइम भी तुसीं 1 मिनट भी नहीं दिंदे। स्पीकर साहब कैंसर नाल प्रभावित सारा एरिया है, कैंसर ट्रेन जिहड़ी है बीकानेर जाती उहदा नाम, रेलवे का कनैक्टिविटी नहीं है, फिर इस तरह एजुकेशन नहीं है, एम्पलॉयमेंट नहीं है, बार्डर की जहाँ तक कि बार्डर वाला एरिया जोड़ा जमा ही उन्होंने मार दिता जाए कि लोगों की ना तो कोई सहूलत है, ना एम्पलॉयमेंट है, ना कुछ होर है। स्पीकर साहब ये वाल ध्यान दिता जाए, जेड़ा इस बारी फ्लड आया 23 ते 25 उसनूं सरकार गंभीरता ना लवे, उन्होंने लोगों को कंपनसेशन जोड़ा वो देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आजकल अपने देश में पिछले कुछ सालों से जो ज़मीन है जिसमें खेती होती है वो सारी जहरीली बन चुकी है, चाहे उसमें फल हो, सब्जियां हो, खाद्यान्न पदार्थ हो, यहाँ तक के दूध भी अगर पियोगे तो उसमें भी मिलावटी जहर है। और उसका मुख्य कारण है ज़्यादा यूरिया और डीएपी हम बाहर से मंगवाते हैं। देश में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सब्सिडी दे के हम किसान को जहर के लिए तैयार कर दिया। मेरी आपके माध्यम से खेती एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि किसान को वो पैसा सीधा अगर दे दो तो गोबर का खाद, जैविक खाद से वो देश दोबारा से ज़मीन की ताकत बना लेगा। अकेला हरियाणा प्रदेश में 83 लाख एकड़ ज़मीन है, 9,000 करोड़ से ज़्यादा आप सब्सिडी देते हो। अगर वही 10,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ अगर दे दो तो आपका वही जहरीली ज़मीन ठीक हो जाएगी, दोबारा से ताकत आ जाएगी। इसके साथ साथ ये जो फ्लड का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ओलावृष्टि से सूखा तो कवर कर रखा बीमा पॉलिसी में, लेकिन बाढ़ आ जाए, पानी खड़ा हो जाए, हमारे हरियाणा में दोनों फसल चली गई, लेकिन जिसमें पानी खड़ा हो गया वो फसल बीमा में कवर नहीं है। अगर बड़ी बड़ाई फसल में आग लग जाए, काटने के बाद लग जाए, वो भी कवर नहीं है। ये दोनों चीज़ कवर करनी ज़रूरी है। ओलावृष्टि के साथ साथ जो पानी में बाढ़ आ गई उसका, जिसकी दोनों फसल चली गई, या आगजनी से नुकसान हो। तीसरा, हरियाणा सरकार पहले से देती थी, अब पिछले कुछ सालों से स्प्रिंकलर सेट जिससे थोड़े पानी से खेती ज़्यादा पैदा होती है, कुछ सालों से वो सब्सिडी देनी बंद कर रखी है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो सब्सिडी दोबारा चालू करी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो हमारे क्षेत्र में जो बदहाली है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहाँ पे कई सड़कें ऐसी हैं जो गारंटी पीरियड में ही टूट गई, जर्जर हो गई। उसमें से हमारे यहाँ की जो मान्यवर पटपरागंज से गिडेर विकासखंड मझगवा आंवला सड़क टूटा पड़ा है। अलीगंज से सिरौली मार्ग से खटेटा मोड़, काव्यापुर पट्टी, आजमपुर होते हुए खनगांव श्याम, रामपुरा, नूरपुर होते हुए आंवला सिरौली मार्ग पर मिलता है, जो 2023-24 में ही PMGSY के अंतर्गत बना था। लगभग 70% टूट गया है। मान्यवर, इन सड़कों में तकनीकी मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार सड़क की नींव को मजबूत करने के लिए G1 और G2 ग्रेड की गिट्टी की परतें बिछाई जानी चाहिए थी, परंतु उसका पालन नहीं किया गया। परतों की मोटाई कम रखने के कारण ही सड़कें पहली बारिश नहीं झेल पाई हैं। मान्यवर, सबसे गंभीर बात यह है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के नियमों के तहत इन सड़कों पर 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड यानी गारंटी अवधि लागू होती है।
और इस अवधि में सड़क की किसी भी मरम्मत का खर्च संबंधित ठेकेदार को उठाना है। सरकार को इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं करना है। इसके बावजूद बरेली और बदायूं में ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और विभाग उन पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठा है। आंवला सिरौली मार्ग और सहसवान मुजरिया खंड इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन विशिष्ट सड़कों की गुणवत्ता की जांच नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स के एक स्वतंत्र दल से कराई जाए। जो ठेकेदार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दौरान मरम्मत मांग कर लो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि आगरा से ग्वालियर जो ग्रीन कॉरिडोर 6 लाइन की स्वीकृति देकर एक बहुत बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वालियर उद्योग की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और एक्सपोर्ट की दृष्टि से और फिल्मों की शूटिंग की दृष्टि से वो अंचल काफ़ी महत्वपूर्ण अंचल है। तो मेरी आपके माध्यम से ये सरकार से ये प्रार्थना है कि जो आगरा ग्वालियर ग्रीन कॉरिडोर की जो सौगात है उसके दोनों तरफ शासकीय भूमि पर्याप्त है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो शासकीय भूमि का उपयोग उद्योग के रूप में होना चाहिए और आगरा ग्रीन कॉरिडोर को उद्योग के रूप में एक अलग से पहचान मिले, ऐसी मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत देवेश शाक्या। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी लोकसभा एटा कासगंज में लोअर पैरेलल गंगा कैनाल जो एक शहर कासगंज के नज़दीक से निकलती है, जिसमें एक नहर पक्की है जिसमें पशु जानवर गिरने के बाद निकल नहीं पाते और मर जाते हैं। वहीं बगल में कच्ची नहर जो गहरी और मगरमच्छों से भरी हुई है। इस नहर में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की डूबने के कारण जान चली जाती है। यहीं पर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई साइफन है जो ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ पर सुंदरीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि पक्की नहर पर 100-100 मीटर पर सीढ़ियाँ बनाई जाएं जिससे जानवरों को बचाया जा सके। वहीं कच्ची नहर पर लोगों की जान बचाने के लिए NDRF की स्थायी टोली दी जाए और नदरई पर चल रहे सुंदरीगढ़ के कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसकी जांच TAC से कराकर ही ठेकेदार का भुगतान करा जाए। साथ ही साथ नदरई का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं और आए दिन अपराधियों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। पूर्व में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ एक पूर्व में बलात्कार हुआ था, उसके बाद हमने अस्थायी चौकी बनवाई थी, उस चौकी को स्थायी करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौरा। आदरणीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। लोक महत्व के मुद्दे पर मैं सिंचाई व दूषित पेयजल की गंभीर समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आदरणीय, हमारे यहाँ जो पोंग डैम बांध है, जो आज़ादी के बाद जिसका निर्माण नेहरू जी ने किया, उस बांध से 3 परियोजनाएं बनी, गंग कैनाल, भाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन तीनों परियोजनाओं में आज जो भराव क्षमता है वो बहुत कम रह गई। जो 1410 फीट पानी होना चाहिए उसमें आज 1390 से ज़्यादा पानी नहीं भरा जाता। आज जो गंग कैनाल है जो 3000 क्यूसेक की है उसमें 2100-2200 से ऊपर पानी नहीं चल रहा। भाखड़ा में भी मात्र 1100-1200 चल रहा है, जबकि वो 1800 क्यूसेक की नहर है। IGNP भी सर जो 18,500 क्यूसेक की नहर थी जिसमें मात्र 11,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिसका संकट हमारे लोगों को झेलना पड़ता है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ जो हमारे हिस्से का पानी जो तय हुआ था 860 MAF, वो भी हमें पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों का हिस्सा तय किया गया था। लेकिन राजस्थान का जो 6 MAF जो हमारे पानी का हिस्सा है वो आज भी नहीं मिल रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। और इसके अलावा भी
हमारी जो समस्या है बीबीएमबी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें हमारा सदस्य होना चाहिए आदरणीय अध्यक्ष जी, वो अध्यक्ष उसमें सदस्य भी नहीं है, जिसके कारण हमारे राजस्थान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो पेयजल जो आ रहा है वो दूषित पेयजल आ रहा है, जिसके कारण गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पेयजल के लिए अलग से पाइपलाइन डालकर जितनी भी परियोजना है, चाहे गंगा, चाहे यमुना है, चाहे भाखड़ा है, चाहे सतलुज है, आदरणीय अध्यक्ष जी एक मिनट, पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जाए ताकि बीमारियों से हमारे लोग बच सके, वो सुरक्षित रह सके। ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि सभी नहरें दूषित है। माननीय सदस्य, अगर आप संक्षिप्त में बोलेंगे तो सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिल जाएगा, इससे संक्षिप्त में बोल लें अपनी बात। ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು 2007ರಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನೀರನ್ನು ಈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 2 ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹರಿಸೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 3ನೇ ಪರಿಹಾರ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 TMCಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. श्री उज्जवल रमन। धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं छोटे और मध्यम श्रेणी के दुकानदारों की समस्या उल्लेखित करना चाहता हूं। आज ऑनलाइन कारोबार की वजह से घर बैठे सामान उपलब्ध हो रहा है, जिसके फलस्वरूप छोटे और मध्यम श्रेणी के दुकानदार परेशान हैं। ग्राहकों की कमी होने से और व्यापारी दुकानदार या तो बैंकों के कर्ज से थोक व्यापारियों के कर्जदार होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सी दुकानें बंद होती जा रही हैं और कर्ज के बोझ से कुछ व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। निचले स्तर पर हालात खराब होने के कारण बड़ी मंडियों से व्यापारियों को उधार मिलना लगभग बंद हो चुका है। उधर माल कल्चर से चंद बड़े उद्योगपतियों की वजह से फुटकर खुदरा रिटेल शॉप पर बुरा असर पड़ रहा है। फैक्ट्री चलाने वाले उद्योगपति अगर खुदरा व्यापार में उतर आता है तो निश्चित तौर से छोटे व्यापारी खत्म हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऑनलाइन कारोबार पर अंकुश लगाया जाए, नियम बनाए जाएं और छोटे और मझोले व्यापारियों को बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। धन्यवाद सर। आज आपका विशेष आभार कि आपने सबको बोलने का मौका दिया। हम तो है ना, मैं उत्तम पटेल जी, आपको नहीं मिलेगा मौका। नहीं तो कभी कभी सोचते हैं कि आप नहीं होते तो क्या होता। 4 बार से कंप्यूटर बाबा नाराज है और निशिकांत जी से मैंने कई बार पूछ चुका कि वो ज्ञान दे दीजिए, देते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में अपने यहाँ के बदहाल बुनकर, बिहार किसान और बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा सामने रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ उद्योग के नाम पर 4 मिलें थी और बुनकर थे। बुनकर बहुल इलाका है। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों की वजह से पहले GST लगा, हमारी सरकार में फ्लैट रेट लगता था बिजली का, उसको छीन लिया।
फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अभी स्मार्ट मीटर ऐसा लगा दिया कि घर में सो रहे हैं जाके स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। और सामान्य घरों में भी जहाँ बुनकर नहीं है, पहले अगर 500 का बिल आ रहा था तब 4000 का बिल आता है। और इसके बारे में लगातार आवाज उठती नहीं बने। मैं आपके माध्यम से 2 मुद्दे हैं, मेरा अध्यक्ष जी 4 सत्र बाद मौका मिला है, 2 चीजें उठाना चाहता हूं कि सरकार उस बुनकर जो घर घर है, किसी के ऊपर बोझ नहीं है, उनको एक बार जीवन दान देने के लिए पुराने कर्ज माफ कर दे, पुराना फ्लैट रेट वापसी लाए और स्मार्ट मीटर की हाई टेक्नोलॉजी से जब तक जांच ना होने लगे। दूसरा मिल के बारे में था अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 4 मिलें थे, 3 पहले से बंद थी, 1 चीनी मिल चल रही थी जो पर्यायी सत्र के बंद में ही बंद हो गई। हमारे मंत्री जी लोग, स्थानीय मंत्री जी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि अपने मंत्रियों का जवाब तक नहीं देती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि किसानों के हित को देखते हुए उस चीनी मिल को, घोसी चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए आर्थिक पैकेज दे और तत्काल भी व्यवस्था करे कि अगले पेराई सत्र से पहले चीनी मिल शुरू हो जाएगी। इसके साथ जो कटाई मिल बंद है उसको भी चालू करने की व्यवस्था दे, नहीं तो ये घोसी के साथ अपमान हो रहा है, लगातार उपेक्षा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उम्मीद है कि इस पीड़ा को सरकार समझेगी और कुछ न कुछ जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, तुंदे राय आऊं रेल मंत्री होंदे तक ये गल पहुँचाना चाहना कि जलंधर कोला जम्मू तक सरकार ने दवखी रेल पटरी जी है बिछाउड़ी है, तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। पर हुण जम्मू का कटरा माँ वैष्णो देवी तक भी दवखी रेल पटरी बिछाने की बड़ी गै जरूरत है। और ये इस गल्ला भी है कि रेल गड्डियों की जी आओजाई वो दवखी बड़ी वधी गई है। कन्नै गै लोकें दे कन्नै कन्नै विभाग भी जड़ा बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है। दिन ब दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा जी वधी जा करती है, जोड़े श्रद्धालु ने उनकी संख्या भी वधी जा करती है। मेरी थोड़े राय मंत्री जी का अगे प्रार्थना है कि जियां जलंधर कोला जम्मू तक दोहरी रेल पटरी जी है बिछाउड़ी है, इयां गै दवखी रेल पटरी जी है जम्मू का कटरा माँ वैष्णो तक भी जल्दी कोला जल्दी बिछाई जा। ओके, धन्यवाद। श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिनकी स्थिति आज चिंताजनक हो गई है। महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। मानवर उस समय उनको 2500 रुपया, 1900 रुपया, 3000, 3500 रुपया मिलता था, लेकिन समाजवादी विचारधारा हमेशा गरीब, वंचित और मेहनत कश लोगों के सम्मान और अधिकारों की बात करती रही है। इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों की वर्षों पुरानी मांग को समझते हुए उन्हें शिक्षक का स्थान दिया था और उनका वेतन 27 से 28 हज़ार तक हुआ था। पहली बार शिक्षा मित्रों को लगा कि उनके वर्षों के संघर्ष और सेवा को सम्मान मिला है। महोदय, आज स्थिति है कि लाखों शिक्षा मित्र फिर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। मेरे पास एक शिक्षा मित्र का पत्र आया है जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले हमको 39,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, जो घट करके अब 10,000 हो गया। अभी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अनाउंस किए हैं कि 18,000 रुपये मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 18,000 मिलेगा। माननीय, मेरी मांग है आपके माध्यम से कि उनको 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाए ताकि उनका भी जीवन चल सके। और कई शिक्षा मित्र हैं जो SIR के काम में आत्महत्या कर लिए हैं, कुछ का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई गए। तो मेरी आपसे मांग है कि उत्तर प्रदेश के इन शिक्षा मित्रों की बदहाल हालत को बहाल किया जाए और उनको कम से कम 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE और ICSE बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में 75% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमशः 10,000 और 25,000 रुपया आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाए, जैसा कि बिहार और अन्य राज्य सरकारों की शिक्षा बोर्ड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के दी जा रही है, जिससे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मल्लू रवि जी। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी।
वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज किसानों के ऊपर उनके घरों में स्मार्ट मीटर के जरिए उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर दिया गया है और जब पैसा खत्म हो जाता है तो तुरंत उसकी बिजली उसके घरों की कट जाती है। आप सब जानते हैं कि किसान की आमदनी का जरिया खेती है। जब रबी की फसल होती है या खरीफ की फसल उसके पैदा होती है तो वो बाजार में बेचता है। बेचने के बाद जब उसकी आमदनी होती है तो उसके देय को वो चुकता करता है और अपने जरूरत की चीजों और बिल आदि का भुगतान करता है। लेकिन प्रीपेड बिजली मीटर में लगने के कारण और सॉफ्टवेयर के कारण और उनके जब बिजली के कनेक्शन कट जाते हैं, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि बिजली एक आवश्यक ऐसी वस्तु है जिसके कारण जो है कि जिसकी जरूरत सबको है और अगर किसान की बिजली कट जाती है तो उसके लिए जो है कि बहुत परेशानी होती है। दूसरा, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो चाइना मेड है और फ्लक्चुएशन के कारण गलत बिजली बिल आ जाते हैं और गलत बिजली बिल जब आ जाता है तो उनका शोषण होता है। तो या तो मीटर खराब है तो मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, यदि मीटर नहीं खराब है तो बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है। यह मैं जानता हूं कि राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि राज्य सरकार को किसानों की इस ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाए, इसके समाधान की कोशिश किया जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, आप इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लू रवि जी। थैंक यू वेरी मच Chairperson Madam, you have given opportunity to speak about my Parliament constituency, Nagar Kannur. Madam, I come from very backward Parliament constituency, and there are no MSME industries or heavy industries in Nagar Kannur Parliament constituency. It is very much neglected in the field of MSMEs and industries. Sir, unemployment is very much increasing in my Parliament constituency. Previous history shows many of the youth, they went into Maoists, and now that has come under control because there is some improvement in irrigation field. Now I request you, through you, Madam, Honorable Finance Minister, to take up Nagar Kannur Parliamentary Constituency as a model parliament where she can give direction to all the banks to take up MSMEs so that small and vulnerable sections of the society will start these MSMEs and they will get employment and also give employment. Another thing I request through you, Madam, Industries Minister may also take up a special study of Nagar Kannur Parliament constituency and try to give some heavy industries to that. Otherwise, let him also direct the heavy industries which are there in Hyderabad to have ancillaries in my Parliament constituency. Madam, one half second. Then this Triple R regional ring road is passing through my constituency. Now there is a scope for industrialization. Hence, I request through you, the Industry Minister and Finance Minister, to put some special attention on this backward area. Thank you very much, Madam. माननीय सदस्य श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। नहीं है। माननीय सदस्य श्री उमेदा राम बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से
राजस्थान के किसानों की एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में बड़ी संख्या में सोलर एंड विंड के पावर प्लांट लग रहे हैं, जिसकी ट्रांसमिशन लाइनें बड़ी संख्या में पावर ग्रिड, स्टारलाइट जैसी बड़ी कंपनियों की ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है, जो किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों को डीएलसी रेट के ऊपर मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि डीएलसी रेट बहुत कम है, और बिना सहमति के किसानों के घरों के ऊपर से, जलाशयों के ऊपर से और सरकारी स्कूलों के ग्राउंड में बिना सहमति के ट्रांसमिशन लाइनें के पोल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। और मेरे संसदीय क्षेत्र के बायतू के किसान, बायतू के भोजासर गांव के किसान पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए, और मार्केट वैल्यू किसानों की एक संयुक्त कमेटी के द्वारा किसान, एसडीएम और कंपनी के अधिकारी मिलकर कमेटी गठित करें, और उसके मार्केट वैल्यू का कम से कम 5 गुना किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को हुए फसल खराबे का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नहीं है। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया ऑनरेबल चेयरपर्सन। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत की फौरी तवज्जो लद्दाख के दूर दराज इलाकों में ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जब पूरा हिंदुस्तान तेज़ी से 5G की तरफ बढ़ रहा है और 6G की तैयारी कर रहा है, लद्दाख आज भी मजबूत 4G कनेक्टिविटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कई देहातों में तो 2G जैसी बेसिक स्पीड भी नहीं मिलती। आज जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अफोर्डेबल है, लेकिन लद्दाख के गरीब और गाँव के इलाकों के हज़ारों स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए पीछे रह रहे हैं कि इनके पास मजबूत नेटवर्क नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं गुजारिश करता हूं कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर को हौसला दिया जाए और जहां तक ज़रूरत हो मैंडेट किया जाए कि वो लद्दाख के गाँव और दूर दराज इलाकों में अपना मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। स्पीकर मैम, मैं कुछ अहम टेक्निकल इश्यूज भी सामने रखना चाहता हूं जिन पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। लद्दाख में तकरीबन 120 BSNL मोबाइल टावर अब भी पुराने OFC रूट्स पर चल रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ख़राब हालात में है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि BSNL जो सरकारी PSU है, इसको भी NFS एस्कॉन OFC दिया जाए। लद्दाख में जो 75 से ज़्यादा साइट 4G BSNL सिर्फ 8 मेगाबाइट बैंड पर चल रही है। इन तमाम BSNL साइट को कम से कम 1 गीगाबाइट बैंड पर अपग्रेड किया जाए। लद्दाख को फौरी तौर पर OFC रिंग प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से ज़ांस्कर कॉरिडोर के जरिए अल्टरनेट OFC कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि रिंग टोपोग्राफी बने और पूरा इलाका ब्लैकआउट से न रह सके। शुरुआत में जब लद्दाख में 4G टावर BSNL लगे थे तो तकरीबन 25 टावर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर लगाए गए थे, जो सिर्फ चंद महंगे फ़ोन इस बैंड को सपोर्ट करते हैं, जिसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हजारों लोग अपने धन्यवाद सभापति महोदय। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत सुपौल एवं थुमा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। आबादी भी काफ़ी घनी है और वहाँ यातायात की असुविधा के कारण विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं कामगारों को जिला मुख्यालय एवं अन्य दूर शैक्षणिक संस्थाओं में आगमन में ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दोनों स्टेशन के मध्य रेलवे स्टेशन हॉल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि सुपौल थुमा रेलवे स्टेशन के मध्य में एक रेलवे स्टेशन या एक हॉल का निर्माण जनहित में किया जाए। साथ ही महोदय, गत सप्ताह भयंकर प्राकृतिक आपदा, आंधी, वर्षा एवं तूफान के चलते मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में मकई, गेहूं एवं दलहन की फसल नष्ट हो गई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों को जल्द से जल्द फसल क्षति की पूर्ति की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस संविधान में 3 आर्टिकल है, 339, 341 और 342। 339
ये कथा मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि अभी महिला आरक्षण की बात हो रही है, सीट बढ़ने की बात हो रही है। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदया, उसमें 2001 के सेंसस के बाद भी 2008 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। मतलब पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, झारखंड को छोड़कर। उसका कारण यह था कि 2001 की सेंसस के आधार पर जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो शेड्यूल ट्राइब की 1 लोकसभा की सीट और शेड्यूल ट्राइब की 3 विधानसभा की सीट जो है वो कम हुआ। जब 2001 के आधार पर यह हुआ तो जब 2011 के सेंसस के आधार पर जब यह होगा तो अब मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि कम से कम 2 शेड्यूल ट्राइब की लोकसभा की सीट और लगभग 6 विधानसभा की सीट जो है किसी कीमत पर वो घटेगी। और ये सभी के सोचने वाला विषय है कि आर्टिकल 339 ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो पूरा अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया आर्टिकल 341 में कि यदि शेड्यूल कास्ट बौद्ध, जैन और सिख को छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको जो है रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब पर यह लागू नहीं होता है और यही संविधान ये कहता है कि यदि मुसलमान के साथ शादी, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों ने मुसलमान से शादी कर ली क्योंकि आदिवासी का पॉपुलेशन घट गया, यदि वो कहते हैं कि हम अपने नाना नानी के साथ रहते हैं तो वो मुसलमान के बच्चे भी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के जो है हकदार हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 339 को लागू करते हुए 341 के आधार पर ही जो शेड्यूल ट्राइब सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर यदि मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा खत्म करिए और हमारे यहाँ झारखंड में डिलिमिटेशन खत्म करिए। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार वर्वे जी।